ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। मैं हूं आपका अपना बायो फैकल्टी। मेरा नाम तो नाम ही नहीं पता मेरा, क्या नाम है? ठीक है, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सेल। आज की डेट ओके 11/9/23। ठीक। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हमारा क्या है? पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम क्या करते हैं रिचल? इंट्रोडक्शन होता है। और क्या होता है पहले लेक्चर में? फैमिलियर होते हैं। ठीक। बेसिकली हम चैप्टर की क्या करते हैं? सोल को टच करते हैं। ठीक। तो सेल की जो हमारी यूनिट है इसमें 3 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 3 चैप्टर्स हैं। एक हमारा क्या है? सेल। दूसरा हमारा क्या है? बायो मॉलिक्यूल्स। और थर्ड हमारा क्या है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। क्या लगता है सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, बल्कि अगर हम ये कहें कि पूरी बायो आपस में इंटरकनेक्टेड है तो ऐसा भी होगा। ठीक। ये तो एक यूनिट है। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? सेल, बायो मॉलिक्यूल्स और सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक। एनसीईआरटी कितने लोग पढ़ते हैं? सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना। इससे पहले कि चैप्टर को स्टार्ट करें, क्योंकि चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर ही है। बाकी कुछ चैप्टर्स में क्या होता है कि कुछ बातें बाहर से आ जाती हैं। ठीक। जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी ऐसा चैप्टर है जिसमें कई बार क्वेश्चन थोड़ा बहुत बाहर से आ जाता है, तो उसमें टीचर क्या करता है? लिमिट से बाहर निकल के पढ़ाता है। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, जिसमें एक था हमारा एनिमल किंगडम। कट टू कट कहाँ से आता है? एनसीईआरटी से। दूसरा हमारा क्या है? सेल। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो सेल का जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है वो बेसिकली लाइन टू लाइन हो गया है। ये लाइन लिखी है, उसी को रेफरेंस से मान के क्वेश्चन फ्रेम हुआ और एग्ज़ाम में आ गया। तो क्या हमको ये मालूम पड़ रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है, ये किसी को पता है? एनसीईआरटी पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है, जैसे लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भगवत गीता पढ़ना। लेकिन सही तरीका क्या है पढ़ने का? लाइन टू लाइन? नहीं, ये तरीका नहीं हुआ आपका। समझ के पढ़ना। लेकिन कैसे समझेंगे? एनसीईआरटी जो है वो तो बिटवीन द लाइन्स बहुत कुछ कहती है। एकदम टेंशन फ्री होकर बैठो, रिलैक्स होकर बैठो। पहला लेक्चर है तो कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन चैप्टर की कोर को और सोल को समझेंगे ताकि चैप्टर हमको समझ में आए। वरना अगर सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे फंक्शनल यूनिट लाइफ, तो क्या होगा? आगे मिसमैच हो जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं? तो ये चैप्टर जो है वो जितना टीचर का पढ़ाना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि स्टूडेंट भी साथ साथ लाइन टू लाइन उसको पढ़ते चले। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है? कुछ तो बताओ, एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाए? अच्छा, हाँ, अरे एनसीईआरटी पढ़ाई करी, एनसीईआरटी पढ़ी है ना, उसको पढ़ने का सही तरीका क्या है? कैसे पढ़ा जाए? रीड करके, समझ के। लेकिन एनसीईआरटी के लिए एक बहुत फेमस कहावत है कि एनसीईआरटी जो है वो बिटवीन द लाइन्स बहुत कुछ कहती है। मीन्स लाइन्स के बीच में से वो बहुत कुछ कहती है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट आ गया कि ऑल मूवमेंट्स आर नॉट मूवमेंट, ये तो लिखा हुआ है। लेकिन इसको समझने के लिए हमको मूवमेंट पता होना चाहिए, हमको लोकोमोशन पता होना चाहिए, हमको टाइप्स ऑफ मूवमेंट पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी तो बिटवीन द लाइन्स बहुत कुछ कहती है कि नहीं कहती है रिचल? तो हमको क्या ऐसा करना चाहिए कि हमको पता हो कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है? आज थोड़ी देर से बात कर लें, फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके। करेक्ट वे टू स्टडी है जी एनसीईआरटी। देखो, एनसीईआरटी पढ़ने के कई तरीके हैं। ठीक। थोड़ा सा स्माइल चेहरे पे ताकि टीचर को डर ना लगे। ठीक। एनसीईआरटी पढ़ने के कई तरीके हैं।
एक क्या होता है कि बच्चे ने पेन लिया, पेंसिल ली, एनसीईआरटी उठाया और लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू कर दिया, भले समझ में आए चाहे समझ में ना आए, लेकिन रीडिंग हो रही है। उससे पूछो कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी सर, कितनी बार पढ़ी? हमने 7 बार पढ़ी। व्हाट इज़ लाइसोसोम्स? पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था, ठीक, भूल जाता है। दूसरे बच्चे क्या करते हैं कि वो पढ़ते हैं टारगेट बेस्ड एनसीईआरटी। तो ये क्या होता है? टारगेट बेस्ड एनसीईआरटी का मतलब है कि मेरा टारगेट है कि आज हमको सेल चैप्टर पढ़ के जाना है, ख़त्म करके जाना है। तो उन्होंने सेल उठाया और फिनिश कर दिया, भले उनको समझ में आए चाहे ना आए। तीसरा तरीका है स्मार्ट तरीका, लेकिन वो वेरी स्मार्ट तरीका हो जाता है। जैसे टीचर को मालूम पड़ा, बच्चे को मालूम पड़ा आज सेल स्टार्ट होगा, तो उसने पहले ही सेल पढ़ लिया ताकि हम क्लास में आंसर कर सकें। लेकिन एनसीईआरटी क्या करेगी? बिटवीन द लाइन बोलेगी, तो उसको समझ में नहीं आएगा। वो पढ़ने बैठेगा कि ओवरव्यू क्या है, सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीज़न क्या है, और ये मज़ा नहीं आया। ठीक, एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका है कि आप अपने टीचर के साथ साथ एनसीईआरटी को पढ़ें। ठीक, अब पूछो कैसे? कैसे? जैसे मान लो टीचर ने पढ़ाया, एक लेक्चर पढ़ाया, जैसे मान लो आज इंट्रोडक्शन है, ठीक, तो क्या लगता है इंट्रोडक्शन में हम एनसीईआरटी का पहला पन्ना कवर करेंगे या सेल टॉपिक को पूरा एक रिकैप दे देंगे? पूरा दे देंगे ना। इसका मतलब कहना कि टीचर ने पूरी एनसीईआरटी देखी होगी, पूरा चैप्टर देखा होगा। ठीक, तो एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका ये है कि पहले तो अपने टीचर के साथ साथ पढ़ें। ठीक, जैसे मान लो आज टीचर ने एक रिकैप दिया, तो घर जाके जब आप पन्ने पलटेंगे तो आपको वो चीज़ें रिकैप में दिखेंगी, तो उससे क्या होगे? फैमिलियर होगे। ठीक, अब जैसे मान लो मैंने ओवरव्यू पढ़ाया, क्या पढ़ाया? सेल का ओवरव्यू पढ़ाया, तो उसमें हमने पूरी चीज़ आपको बताई कि सेल कैसा होता है, कितने साइज़ का होता है, क्यों डिफरेंट होता है अलग अलग तरीके से। तो एक बात तो हम पढ़ के आए, हमने आपको बताया एक बार, दूसरी बार बोर्ड पे पढ़ा, लिखा, सुना 2 बार, तीसरी बार आप लोग नोट करेंगे, फिर चौथी बार जब आप लोग घर पे जाके पढ़ेंगे तब आपको एनसीईआरटी क्या होगी? समझ में आएगी। जैसे हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, हमने न्यूरो वो क्या कहते हैं मस्कुलर सिस्टम पढ़ा, हमने एनिमल किंगडम पढ़ा। ठीक, अब अगर पॉलीफेरा उठाओ तो क्या स्पॉन्ज से डर लगेगा? लेकिन बिना पढ़े अगर टिनोफोरा, सिलेंटेटा, एकानोडर्मेटा करने लगता तो डर लगता ना? नाम ही नहीं याद होते हैं, सीक्वेंस ही नहीं याद होता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। बोन्स पढ़ने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि हिप बोन में कौन कौन से 3 अटैचमेंट होते हैं तो क्या बताओगे? प्यूबिस, वेरी गुड। तो अब एनसीईआरटी में अगर इलियम, इशियम, प्यूबिस देखोगे तो क्या डर लगेगा? नहीं। बट अगर बिना पढ़े इलियम, इशियम, प्यूबिस देख लेते तो डर लगता। तो एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है? टीचर के साथ साथ उसको एनसीईआरटी को पढ़ते हुए चले। ठीक, आज हमारा क्या टॉपिक है? सेल। बहुत सिंपल है, बहुत सालों से पढ़ते आए हैं लेकिन समझ में नहीं आया। ठीक, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, जब से बायो आई है, जब से साइंस आई है, तब से टीचर ने यही पढ़ाना सिखाया कि बेटा व्हाट इज़ सेल, लेकिन सेल समझ में नहीं आया, बाकी सब समझ में आ गया। ठीक, हमें डाइजेशन समझ में आ गया, हमें एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया, हमें सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन हमें सेल समझ में नहीं आया। क्या रीज़न है उसका? डिटेल में पढ़ा नहीं या ध्यान से पढ़ा नहीं? ध्यान से पढ़ा नहीं या ध्यान से समझा नहीं? समझा नहीं ना? तो शुरू करें अंताक्षरी। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? किसके बारे में बात करेंगे हम? सब लोग बात करते हुए चलेंगे, बोलते हुए चलेंगे, इंटरेक्टिव क्लास रहेगी ताकि चीज़ों को समझ में आए। ठीक, सेल, व्हाट इज सेल? डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन तो बता दोगे। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। ये तो रटा है। ठीक, इसका हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज सेल? हमारी पूरी बॉडी सेल से ही बनती है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सेल्स की हेल्प से कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें सेल के बारे में। सेल इज़ अ थिंग विच इज़ प्लेस इन द वॉच, ऐसा? क्या होता है सेल? बताओ। अच्छा, जो हिंदी में बताओ, जो समझ में आया वो बताओ। बहुत 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 खूबसूरत है सेल, पता, बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक ठीक ठीक। डेफिनेशन जो हमने बोली उसमें से क्या 2 वर्ड पकड़ लें? एक स्ट्रक्चर पकड़ लें, एक फंक्शन पकड़ लें। ठीक, उसको समझते हैं पहले।
क्या क्या हमने बोला? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फंक्शन। व्हाट इज सेल? हाँ, अभी डेफिनेशन बोलो, अभी डेफिनेशन बोलो, अभी डेफिनेशन बोलो। the unit, हाँ, हाँ। the unit of structure and function. Cell is the basic structural and functional unit of life. All living organisms are made up of cell. मेरा सवाल है कि हम स्ट्रक्चर और फंक्शन पे बात करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। ठीक, सबसे पहले क्या आया? सेल। सेल से क्या आया? टिश्यू के बाद क्या आया? ऑर्गन के बाद क्या आया? ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या आया? ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? सबसे पहले क्या आया? ठीक, टिश्यू, फिर हाँ जी ठीक है, फिर ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म। अच्छा ये बताओ, क्या लगता है सेल का कोई काम होता होगा कि नहीं होता होगा? कुछ तो काम होता होगा, हाँ, कि मतलब ऐसे ही खाली स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, कोई तो काम होगा ना। ठीक, सेल का काम होगा, सेल का कोई फंक्शन भी होगा, एक ही चीज़ है। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स एक जो बॉडी है, क्या है? बॉडी है, उसको स्ट्रक्चर फॉर्म करने में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? सेल। और बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, क्या फंक्शन हो रहा है? एनाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो उन फंक्शंस की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कहाँ पे हो रहा है? सेल में। मीन्स सेल हमारा क्या करता है? स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करता है और फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, चाहे वो किसी भी तरीके का फंक्शन हो। हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? बताएंगे, उस पर भी आएंगे। बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। ठीक, अच्छा अब जैसे मान लो सेल है, यहाँ पे सेल बना दें, ये सेल है, ठीक, तो सेल अकेले सारे काम कर लेता होगा या सेल के अंदर भी कुछ काम होता होगा? सेल के अंदर भी कुछ काम होता होगा, ठीक, थोड़ा बहुत काम होता होगा, बहुत सारा काम होता होगा, बहुत सारा काम होता होगा। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि वो एक अलग बात है कि हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या है? सेल। लेकिन सेल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो सेल से भी बहुत छोटी होती हैं, जैसे कि राइबोसोम्स। ठीक, इसके अंदर जितना पता है वो सेल से भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा। लेकिन सेल को हम स्मॉलेस्ट काउंट करते हैं। ठीक, अच्छा जैसे सेल की बात करी तो बॉडी में जितने तरीके के सेल हैं वो सारे एक ही हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। अगर हम ब्लड सेल की बात करें तो ब्लड में पाए जाएंगे। क्या होगा ब्लड सेल को एग्जाम्पल? हाँ 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 हाँ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, आरबीसी जो है क्या होगा? ब्लड सेल हो गया। ठीक, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ठीक, तो हर जगह जो सेल होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि एक डेफिनेट शेप डेफिनेट स्ट्रक्चर है। किसका? सेल का एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, हर जगह अलग अलग हैं, बदल जाएंगे। ठीक, हमारी बॉडी में कितने सेल होंगे? बहुत सारे होंगे। लेकिन अगर हम कहें कि जब हम पैदा हो रहे थे तो हम सिंगल सेल थे, तो क्या मानोगे? वाह, कैसे? एक्सप्लेन। हाँ, जब फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है स्नेहा? जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये क्या आ गया? स्पर्म। यहाँ पे क्या है? ओवम। सिंगल सिंगल सेल ही तो है। ठीक है, ये क्या हो गया? फर्टिलाइज कर गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा? क्लीवेज, डिवीजन शुरू हो जाएगा। ठीक, सेल्स जो होंगे वो मल्टीप्लाई करते रहेंगे, बनते रहेंगे। मीन्स आज जो हमारी बॉडी दिख रही है लाखों करोड़ों अरबों सेल्स की, जब हम पैदा हुए थे तो हमारी बॉडी ऐसी नहीं थी। एट द टाइम ऑफ बर्थ फॉर्मेशन एक सिंगल था जो डिवाइड करता गया, मल्टीप्लाई करता गया और क्या बन गया? आज पूरा
बॉडी बन गया, पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर? ठीक, यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। मीन्स फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए जो सबसे बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो हमारी बॉडी में क्या होगा? सेल होगा, चाहे वो किसी भी तरह का फंक्शन हो। ओके, क्लियर? हाँ, यस सर, क्लियर ना? ठीक। अब इसमें एक चीज़ आएगी, अगला टॉपिक आएगा हमारा इस चैप्टर में जिसे हम कहेंगे सेल थ्योरी। क्या कहेंगे? ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक, सबसे लास्ट में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, मीन्स जब ये चैप्टर ख़त्म होने वाला होगा तब हम किसको पढ़ेंगे? सेल थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक। अच्छा, साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं। ठीक, और टाइम के साथ साथ रिसर्च आती जाती नई। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो पहली रिसर्च हो वही लास्ट रिसर्च हो और सबसे एडवांस रिसर्च जो पहली रिसर्च हो वही आ जाए? ऐसा क्यों नहीं होता है? मेरा कहने का मतलब, मान लो साइंटिस्ट है, आप साइंटिस्ट हो, ठीक, हम सेल हैं, मेरे ऊपर रिसर्च करनी है, तो हमेशा टाइम के साथ साथ साइंटिस्ट नई रिसर्च क्यों लाते जाते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो उनको पहली रिसर्च है वही उनकी लास्ट रिसर्च है? हमेशा कुछ ना कुछ एडवांसमेंट क्यों करते जाते हैं कि अरे अभी ये नहीं, अभी वैसा नहीं। ओके, और ठीक है, तरीके बदल जाते हैं। एक बहुत बड़ा फ़र्क आता है जिसे हम कहते हैं, क्या पता क्या बता दें आप? नहीं, एवोल्यूशन नहीं, ऑब्जर्वेशन में चेंज आता है, देखने के तरीके में। ठीक, अब कहो कि ऑब्जर्वेशन में चेंज क्यों आएगा? अगर मान लो कोई एक माइन्यूट पार्टिकल है जो हमारी नेकेड आइट से हमें विजिबल नहीं है, तो साइंटिस्ट उसको कैसे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से देखेंगे। किसमें देखेंगे? माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अब ये बताओ, 1857 में जो माइक्रोस्कोप होगा, ठीक, और 2023 में जो माइक्रोस्कोप होगा उसमें कोई चेंज होगा कि नहीं होगा? ज़्यादा एडवांस होगा। ठीक, तो टाइम के साथ साथ क्या आती गई? एडवांसमेंट आती गई। किन चीज़ों में? सब चीज़ों में, हर चीज़ों में, स्पेशली इसमें माइक्रोस्कोप में। तो हमारी ऑब्जर्वेशन जो थी वो क्या हो गई? अच्छी होती गई, हम और चीज़ें देखते गए। माइक्रोस्कोप कितने तरीके के आते हैं? शाबाश, कौन कौन से? एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा माइक्रोस्कोप क्या करता है हमारा? क्या करता है माइक्रोस्कोप? हाँ, वो उसको देखने में हेल्प करता है। ठीक, तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप एडवांस हुए, साइंटिस्ट की थ्योरीज और एडवांस होने लगी कि भाई ये भी दिखा, वो भी दिखा, वो भी दिखा। ठीक, पर बेसिकली उनको देखना किस में था? सेल में। ठीक, तो दो तरह के सेल उन्होंने लिए, एक हमारा लिविंग सेल और दूसरा क्या लिया? नॉन लिविंग सेल। इतना रफ कर दें, यहाँ तक समझ में आया ना? क्या लग रहा है चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं? नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी रहे हैं साथ साथ। मालूम पड़ा पूरा ही ओवरव्यू में निकल गया। जैसे स्माइल करते रहा करो, तुम कॉन्सेंट्रेट करती हो, हम डर जाते हैं, लोग ऐसा नहीं कोई गलत पढ़ा दिया, या ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं रिचुअल को समझ में नहीं आ रहा है। देखो, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, ठीक, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम सारे साइंटिस्ट को पढ़ें। हम उतने साइंटिस्ट को पढ़ें जितने कितने हैं, जितने, हाँ, NCERT में उतनों को पढ़ना है। ठीक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ऐसे करके बहुत सारे साइंटिस्ट आए। लेकिन ये लोग क्या ढूंढ रहे थे? सेल ढूंढ रहे थे भाई। इनको सेल देखने को मिला, एक क्या मिला? लिविंग सेल, और एक क्या मिला? नॉन लिविंग। NCERT में एक वर्ड है इनिमिटेट, हाँ, इसका मतलब है नॉन लिविंग, डेड। ठीक, सेल कैसे देखने को मिले? पहला कैसे को मिला? नॉन लिविंग। दूसरा कैसे को मिला? कहानी सुनोगे? एक बार साइंटिस्ट थे, सिर्फ कहानी सुनो, उनकी डिटेल पूरी थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में।
तो वो निकल रहे थे, उन्होंने एक पेड़ देखा, ठीक, बूढ़ा पेड़, जिसकी पेड़ की बार्क यानी कि क्या कहते हैं, छाल। कभी कोई पेड़ देखा जो बहुत पुराना हो तो ऐसे टूटने लगता है, देखा ना, लकड़ी होती है उसकी हम लोग ऐसे जाके छुटा देते हैं, ठीक। तो उन्होंने उसको उठाया और क्या किया, ऑब्ज़र्व किया, किसमें, माइक्रोस्कोप में। तो उनको ऐसे स्ट्रक्चर दिखा मैश लाइक, उसमें उन्होंने क्या पाया कि भाई डेड सेल है। दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने एक टूथपिक ली और अपने दांत में लगाई, ठीक। तो उनको वाइट कलर का एक सब्सटेंस मिला, ठीक, जिसको उन्होंने क्या किया, अगेन क्या किया, ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, किसमें, माइक्रोस्कोप में, किसमें, माइक्रोस्कोप में। ओनियन पील, ओनियन पील समझते हो क्या, ओनियन का पील, ओनियन है तो ओनियन मतलब काट के, मतलब हाँ, जो प्याज को काटो उसके ऊपर का छिलके निकालो। तो उसमें भी क्या देखने को मिला, लिविंग सेल। और कोई पूछे कि डेड सेल कहाँ देखने को मिला, बहुत पुराने पेड़ के छाल में। क्या अगर हम आज की डेट में जाएं पेड़ की छाल में देखें तो हमें डेड सेल देखने को मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। छाल होता क्या है? छाल ये होता है, जैसे मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक, ये पेड़ की लकड़ी है, ये पूरी तो टूटेगी नहीं, इसके ऊपर का हिस्सा ऐसे टूट टूट के निकलने लगता है। तो जिसको लोग क्या करते हैं, ऐसे तोड़ देते हैं, और कल कहीं रास्ते में दिखेगा तो हम उसको लेके आएंगे, दिखाएंगे पेड़ के छाल को, ठीक। तो वहाँ पे क्या हुआ, हमको पहली बार सेल देखने को मिला। अच्छा, सेल कितनी टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। हाँ शाबाश, कौन कौन से? हाँ हाँ, ये तो है, ये तो है, वेरी गुड। दूसरे सेंस में पूछ रहे थे, प्रोकैरियोटिक और यू, हाँ, प्लांट सेल और एनिमल सेल। सेल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, हमें क्या देखने को मिलेगा, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक। हमको क्या देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक। तो इस चैप्टर में हम प्रोकैरियोटिक सेल को भी पढ़ेंगे और यूकैरियोटिक सेल को भी पढ़ेंगे, सेपरेट पढ़ेंगे, ठीक। कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, उसका काम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, किस में देखने को मिलता है, ठीक। स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, किन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। और यूकैरियोटिक सेल हमारा, हाँ, सेम ऐसी चीज़ किसमें, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। सेल की तो बात हो गई, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मिसिंग हो रही है। हाँ, क्या? सेल तो हमने पढ़ लिया, ठीक। क्या सेल अकेले होता है? ग्रुप में होता है, ठीक है, ग्रुप में तो होता है। सेल के अंदर पूछ रहे हैं, खाली होता है क्या ना? देखो, सेल के अंदर हाँ, वेरी गुड। ये क्या होता है, सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है, ठीक। जैसे फेविकोल नहीं होता है, चिपका 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 चिपका, फेविकोल का पानी थोड़ी ना होता है कि फेंको तो बह जाएगा ना, लेकिन थोड़ा बहुत बहेगा भी, सेमी फ्लूइड है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, ठीक। फिर क्या होगा इसके अंदर, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, बेसिकली फ्लूइड प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या हो रहा होता है, कोई बताएगा? जैसे मान लो एक सेल है तो उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा होगा, सेल के अंदर एक ही टाइम पे बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं। क्या हो रही होती हैं? हाँ, एक ही टाइम पे बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं। क्यों हो रही होती हैं? अपने डिज़ायर्ड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। भाई अपना काम तो करेगी ना बॉडी, हर सेल को ज़िंदा रहना है,
है ना, नहीं है सर कि सिर्फ टिश्यू जिंदा रहेगा तो है तो सब ग्रुप ऑफ सेल ही, टिश्यू बनाया, तो सबको क्या रहना है, जिंदा रहना है। ठीक, अब ये क्या है, क्या है ये? हाँ अरे बोलो, डरो नहीं, सेल की कवरिंग ही है। ठीक, तो ये बताओ इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होंगे क्या वो कवर होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, कुछ कवर होते हैं, कुछ कवर नहीं होते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक, तो सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? हाँ, क्या देखने को मिलता है? साइटोप्लाज्म। उसमें क्या हमें देखने को मिलते हैं? बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स। ठीक, क्या देखने को मिलते हैं? क्या देखने को मिलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। ठीक, कुछ सेल ऑर्गेनल्स में कवरिंग होती है, कुछ में कवरिंग नॉट कवर्ड। ठीक, कुछ में कवरिंग होती है, कुछ में कवरिंग नहीं होती है। अब सेल जो है वो हमारी बॉडी का हिस्सा है। ठीक है, हम कहते हैं कि जब हम अपनी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं तो करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं कि नहीं होते हैं? इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी। तो सेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर होगी? सेल में। हाँ ठीक है, हाँ कौन सा, यहाँ पे स्पेसिफिक बताओ। देखो सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस भी है, ठीक है, इसमें डीएनए भी है, इसमें राइबोसोम भी है, ठीक, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसमें लाइसोसोम्स भी हैं, ठीक, इसमें प्लास्टिड्स भी हैं। ये क्या हो गया? हमारे सेल ऑर्गेनल्स। ठीक, अब हमको क्या करना है? हमको सारे सेल ऑर्गेनल्स को 1 बाय 1 करके क्या करना है? सेपरेट स्टडी करना है इस चैप्टर में। क्लियर हो पा रहा है? हम जो बताना चाह रहे हैं समझ में आया कि सेल ऑर्गेनल्स की कहानी क्यों बताई? ठीक, अब चाहे वो हमारा क्या हो, प्लास्टिड हो, ठीक, न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम्स हो, राइबोसोम हो, या फिर हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके होते हैं, पता है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके के होते हैं। हाँ, कौन कौन से? स्मूथ और रफ, SER और RER। कुछ में मेम्ब्रेन होंगी, कुछ में मेम्ब्रेन नहीं होंगी, कुछ में मेम्ब्रेन होंगी, कुछ में नहीं, कुछ में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी पाया जाएगा। तो ये भी NCERT बताती है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक, तो जब हम सेल को सिर्फ देखेंगे मोटा मोटा कि सेल कैसा है, कैसा दिखता है, सेल का शेप कैसा है, सेल का साइज़ कैसा है, सेल कहाँ पाया जाता है, टाइप्स ऑफ सेल क्या है, तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा सेल के ओवरव्यू में। ठीक, NCERT में लाइन लिखी, चैप्टर टॉपिक है, इसका नाम है ओवरव्यू ऑफ सेल, जिसमें क्या आ जाएगा? सेल के बारे में हम जानेंगे। ठीक, जब हम अलग अलग इन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं फिर? हाँ, सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ रहे हैं। ठीक, मीन्स हम सेल के बारे में जानेंगे, सेल कहाँ से आया, सेल किसने दिया, सेल का ओवरव्यू, सेल दिखता कैसा है, ठीक, सेल के अंदर क्या क्या होता है, लेयर्स बाउंड्री वाले सेल होते हैं कि नहीं है, ठीक, और सेल ऑर्गेनल्स को अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक, ये जो सेल की कवरिंग होती है किसकी बनी होती है? कोई आइडिया? जैसे मान लो ये एक सेल है, लिपिड किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। छोटा सा क्वेश्चन पूछें, अगर सेल की कवरिंग जो है वो लिपिड की है तो जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इनकी कवरिंग किसकी होगी? हाँ, वेरी गुड, इनकी कवरिंग भी लिपिड की होगी। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि सेल की कवरिंग अगर लिपिड की है तो सेल ऑर्गेनल की जरूर किसी और चीज़ की होगी। ठीक, अगर डबल बाउंड सेल ऑर्गेनल है तो उसकी कवरिंग किसकी होगी? तो भी लिपिड की होगी। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ठीक, अब एक टर्म आता है जिसे कहते हैं सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप, लिफाफा।
क्या आता है? बस लास्ट है फिर छुट्टी। हाँ, क्या आता है? सेल सेल इनवेलप क्या होता है? कोई आइडिया? एनी आइडिया रिगार्डिंग सेल? अच्छा, इनवेलप क्या होता है? उसमें लेटर लगते हैं। हाँ हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं इनवेलप को? हिंदी में इनवेलप को क्या कहते हैं? लिफाफा। लिफाफा। सेल इनवेलप का मतलब क्या होगा? सेल की कवरिंग। वेरी गुड। सेल का लिफाफा। सेल इनवेलप का क्या मतलब होगा? सेल का लिफाफा। ठीक। तो अब हम 3 टर्म बताएंगे जो आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या है। ठीक। सेल वॉल सुना है? सुना है? सेल मेम्ब्रेन सुना है? सुना है? ये शायद ना सुना हो, बट कोशिश करेंगे कि सुना होगा। ग्लाइकोकेलेक्स सुना है? हाँ सुना है। वेरी गुड। क्या होता है? कोई बात नहीं। सुना है ना? सुना है ना ग्लाइकोकेलेक्स? तुमने ही सुना है। अभी हमने बोला तो ग्लाइकोकेलेक्स। ग्लाइकोकेलेक्स, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ग्लाइकोकेलेक्स, हाँ, ग्लाइकोकेलेक्स, सेल मेम्ब्रेन और सेल, तीनों मिलकर क्या बना देती हैं? तीनों मिलकर क्या बना देंगी? सेल एनवलप। इसमें ग्लाइकोकेलेक्स कहाँ पे होगा ये बताओ? नहीं, सबसे बाहर वाला। ठीक, इसलिए हमने ऐसे बनाया था। देखिए अंदर बाहर तो नहीं, सबसे बाहर क्या होता है? ग्लाइकोकेलेक्स। नाम कठिन तो नहीं लग रहा है? ठीक। अब जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे हमने मान लो क्या पढ़ा हमने? सेल पढ़ा हमने। ठीक है, हमने ऑर्गेनल, मान लो हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। ठीक, प्रोसेस में हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। ठीक, उसमें अगर फिम्ब्रेन आया, वो फ्लैजिला आया, ठीक, पिलाई आया, ठीक, प्लास्टिड आया, तो क्या हम उनको अलग अलग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे, उनको भी पढ़ेंगे। मीन्स जो हम चैप्टर सेल पढ़ रहे हैं उसमें हम सेल के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एक हम क्या पढ़ेंगे? सेल ऑर्गेनल्स को भी पढ़ेंगे, और हर ऑर्गेनल्स को अलग निकाल के पढ़ेंगे कि भाई इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है। ये इस चैप्टर में क्या है? यही है, मतलब पूरे चैप्टर में। ठीक, एक चीज़ आएगी तुम्हारी जिसे हम कहेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल के बारे में, सेल कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके अंदर का साइटोप्लाज्म क्या होता है, क्यों फ्लूइड बाहर नहीं जाता है, अंदर नहीं आता, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ठीक, जो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में काम करते हैं। बेसिकली मोटा मोटा इतना हमने किसके बारे में पढ़ा? चैप्टर सेल के बारे में। तो अगर कोई पूछे कि सेल चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं तो क्या बताओगे? हाँ, अरे वाह, नहीं ऐसे नहीं, अच्छे से बताओ, अच्छे से बताओ। जैसे मान लो पूछे एनिमल फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? एनिमल फिजियोलॉजी में एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। नहीं, एनिमल किंगडम में क्या पढ़ते हैं? एनिमल किंगडम में एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये नहीं, अच्छे से बताओ, जैसे प्रॉपर बताया गया कि सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सेल, हाँ वेरी गुड, ठीक है, हाँ सेल थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, और सेल इन्वेलप के बारे में पढ़ेंगे, ग्लाइकोकेलेक्स जानेंगे, सेल मेम्ब्रेन जानेंगे, सेल वॉल जानेंगे। ठीक, हाँ, सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में जानेंगे, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स के बारे में जानेंगे, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स के बारे में जानेंगे। ठीक, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके अंदर रिएक्शन कैसे होती है, साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे, प्रोकैरियोटिक जानेंगे, यूकैरियोटिक जानेंगे। हाँ, अभी एनसीईआरटी खोलो, नहीं रहा है?
सिर्फ और सिर्फ अभी हेडिंग पढ़ो, क्या क्या हेडिंग है चैप्टर में। What is the cell? हाँ थोड़ा सा तेज, एक मिनट थोड़ा सा तेज। What is the cell? हाँ अभी एक हेडिंग पढ़ो, मेरी तरफ देखो। हाँ Okay, sir. What is the cell? पता है ना सेल क्या होता है? सेल पता चल गया ना क्या होता है? क्या होता है? बेसिक Structure and functional unit of life. स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, अभी बताया। हाँ स्ट्रक्चर फॉर्म करने में जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो क्या होगा? सेल होगा। और Function उसमें भी सबसे unit, सबसे सेल, छोटा, हाँ जो सेल। cell theory. और ओवरव्यू ऑफ Overview of cell. क्या करेंगे इसमें हम? सेल के बारे में हाँ डिटेल लेंगे. डिटेल लेंगे, एक आइडिया लगाएंगे कि सेल में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके अगला क्या है? Prokaryote. ठीक, दूसरा Cell envelope and its modifications. चलो अभी सेल एनवलप जब सुना तो क्या डर लगा? अभी सेल एनवलप सुना तो आइडिया हो गया ना कि सेल एनवलप किससे बना होता है? सेल वॉल, मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, क्या हो गया? सेल नहीं, हेडिंग बोल रहे हैं, हेडिंग। Cell envelope and its modifications. हाँ मॉडिफिकेशन कैसे बना होता है। अगला Ribosomes and inclusions body. ठीक है, और Eukaryote. ठीक है, हाँ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, समझो ना, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल कवरिंग प्रोवाइड कराती है सेल को। ठीक, हाँ हाँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ठीक है, नहीं ये ना बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सेल ऑर्गेनल। ठीक, अब आगे जितनी भी चीज़ें आएंगी ये क्या होंगी? सेल ऑर्गेनल। ओके, और क्या है ये? सेल ऑर्गेनल। Cell organelle के अंदर. हाँ ये भी क्या है? उसी के अंदर अगली हेडिंग। हाँ ठीक है, और सीलिया फ्लैजा पता है ना क्या होता है? Yes. मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ठीक, अगला ठीक है, ये जब हम उसमें बताएंगे तब आपको आगे समझ में आएगा। ठीक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह, तो यहाँ तक क्लियर है। एक क्या है? हाँ माइक्रो बॉडी। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सेल समझ में आया? अभी तो शुरू भी नहीं किया, फिर कैसे समझ में आ गया? हाँ एक ओवरव्यू तो दे दिया कि भाई राइबोसोम क्या है, ठीक है, लाइसोसोम्स क्या है, सुसाइडल बैग्स हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो सब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई इन सारे नाम लिख के बोलते कि ये सब क्या हैं, तो ये सब सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक, हाँ सेल ऑर्गेनल्स हैं। यहाँ तक क्लियर? तो आज की क्लास यहीं तक रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे सेल क्या है, ठीक, किसने डिस्कवर किया, कौन से माइक्रोस्कोप से किया, कौन से ईयर में किया, क्यों किया, शॉर्ट करके पूरा चैप्टर को कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द फिनिश करें ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे सिलेबस हमारा पूरा हो जाए। कोई डाउट? समझ में आया? समझ में आया ना? Yes, sir. पक्का?